स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। गोरखपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन सख्ती कर रहा है। कई इलाकों में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। कुछ तस्वीरें भी हम दिखाने जा रहे हैं आपको, जहां आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि कैसे अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया जा रहा है। घटना गोरखपुर की है, जहां पर अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन सख्ती कर रहा है। कई इलाकों में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी रामगोपाल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं गोरखपुर से। रामगोपाल, आप इस वक्त किस इलाके में उपस्थित हैं और कितनी बड़ी ये कार्रवाई प्रशासन की है अवैध निर्माण पर? बिल्कुल, ये अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ आज जो प्रशासन ने ये कार्रवाई शुरू की है। मैं इस वक्त एयरफोर्स के इलाके में हूं और मैं यहां से दिखाऊं कि जो भी लोग सड़क पे अभी तक अतिक्रमण कर रखे थे, उन सारे लोगों के अतिक्रमण को यहां से ध्वस्त करते हुए ये टीम अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और एम्स की तरफ ये जा रही है। ठीक मेरे बगल में ये देखिए कि ये जो दुकान वाले थे या अन्य लोग जो थे, जो अपने मकानों से आके टीन बढ़ा रखे थे या सड़कों पे दुकान लगा रखे थे, इन लोगों ने अब नाले से उस पार अपनी दुकानें कर ली हैं और जो अतिक्रमण था उसको अब यहाँ पे हटा दिया गया है। ये 1 महीने तक यहाँ पे निरंतर अब पूरे जिले में अभियान चलेगा और साथ ही जो प्रशासन का बुलडोजर है वो चलेगा। इसमें जिला प्रशासन, नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस, ये तीनों का एक ज्वाइंट अभियान आज से शुरू किया गया है और 1 महीने तक पूरे जिले में और पूरे शहर में जगह जगह जो अतिक्रमण है उसको मुक्त कराया जाएगा और शहर को जाम से मुक्त दिलाने के लिए ये एक पहल अब जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। जिला प्रशासन के लोगों का कहना है कि अभी अतिक्रमण हटाया जा रहा है और अगर इसके बाद भी लोग अतिक्रमण करते हैं तो उसके बाद उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। जी बिल्कुल, तो जो लोग अतिक्रमण नहीं हटाएंगे उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और फिर भी अल्टीमेटम देने के बावजूद उन्होंने नहीं हटाया तो उसको डिमोलिश किया जाएगा। कुल कितनी जगहों पर डिमोलिशन की कार्रवाई इस वक्त चल रही है गोरखपुर के अंदर? आज एयरफोर्स से ये कार्रवाई शुरू हुई है और अब ये कार्रवाई पूरे 1 महीने तक लगातार चलेगी। आज गोरखपुर एयरफोर्स से लेकर पहले चरण में नंदानगर तक जाएगी और उसके बाद नंदानगर से लेकर फिर ये कार्रवाई जो है गोरखनाथ मंदिर तक जाएगी और उसके बाद फिर ऐसे कल शहर के दूसरे हिस्से में यह अतिक्रमण चलेगा। तो कुल 1 महीने तक इस तरीके का अभियान अब चलाया जाएगा। साथ ही जो रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार हैं, जिन लोगों ने सड़क पे दुकानें लगा रखी हैं, इन लोगों के लिए भी जिला प्रशासन ने अल्टरनेट व्यवस्था कर रखी है। अब इनके लिए एक जगह चिन्हित की जाएगी और इनको वहीं पे दुकानें लगानी होंगी। अगर ये सड़क पे फिर आके दुकान लगाते हैं तो इनके ऊपर भी जुर्माना काटा जाएगा। बिल्कुल, सख्ती से ये निर्देश सभी तक पहुंचा दिया गया है और ये भी कि अब अवैध निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका रामगोपाल। तो गोरखपुर में एक और जगह अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला और सरकारी जमीन को खाली करवाया गया। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर दुकानदारों ने काफी दिनों से अवैध निर्माण कर रखा था और इसके कारण सड़क को चौड़ा करने और नाला निर्माण में बाधा हो रही थी। प्रशासन ने दुकानदारों को नोटिस भी भेज दिया था, लेकिन लोगों ने जमीन खाली नहीं की और इसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त कराकर सरकारी जमीन को खाली करा लिया। तो जितने लोगों ने पीडब्ल्यूडी के ज़मीन पर अतिक्रमण किया है, इसके लिए 29 मार्च को हम लोगों ने एक चेतावनी जारी की थी कि 2 दिन के अंदर में अतिक्रमण हटा दीजिए। काफ़ी लोग नहीं हटाए, तो ये प्रशासन की तरफ से एक पूरी मुहिम चला के माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब के निर्देश के क्रम में यहाँ पे आज पीडब्ल्यूडी के सारी ज़मीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है, जिससे कि जल्द से जल्द इसमें सड़क निर्माण का काम किया जा सके। उधर सहारनपुर में योगी सरकार के बुलडोजर का असर देखने को मिला। गैंगरेप के 2 आरोपी फरार चल रहे थे। 31 मार्च को चिकलाना थाने के इंस्पेक्टर आरोपियों आमिर और आसिफ के गांव चिकलाना पहुंचे और मुनादी करवाते हुए उन्हें सरेंडर करने को कहा। पुलिस ने बुलडोजर से घर की सीढ़ी और रेलिंग को तोड़ा। चेतावनी भी दी कि अगर सरेंडर नहीं किया तो पूरा घर गिरा दिया जाएगा। रात को दोनों आरोपियों ने बुलडोजर के खौफ से थाने जाकर सरेंडर कर दिया। 25 मार्च को पीड़िता घर में अकेली थी। 2 सगे भाई उसके घर में घुस गए, उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपियों ने किसी को बताने पर हत्या तक की धमकी दी और वहां से भाग गए। परिजनों ने आसिफ और आमिर के खिलाफ केस दर्ज कराया था। कई बार छापेमारी के बावजूद आरोपी दोनों भाई पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहे थे। देखने को मिलता है जहाँ पे एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर से बात नहीं बनती है, संपत्ति जब्त करनी हो या बुलडोजर लेकर भी पुलिस पहुँच जाती है। नहीं, ये जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अगर कोई बड़ी बिल्डिंग होती है तो आजकल बुलडोज़र ही एक मात्र तरीका है कि बहुत जल्दी से और
तुरंत त्वरित गति से डिमोलिशन या ध्वस्तीकरण हो जाता है। अब लोगों ने उसको भी तरह तरह की टर्मिनोलॉजी से जोड़ रखा है, लेकिन बुलडोज़र का इस्तेमाल जो अवैध रूप से अर्जित संपत्ति है और वो भी एक न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ही किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराई जा रही है। एक बड़ी खबर मिल रही है। शिवपाल यादव ने आज से ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी नेता दिनेश शर्मा के पर्सनल ट्विटर हैंडल्स को फॉलो करना शुरू कर दिया है। इस खबर के सामने आने के बाद शिवपाल यादव के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव अपने भतीजे और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज है। पिछले दिनों एसपी विधायकों की बैठक में न बुलाए जाने से शिवपाल यादव ने नाराजगी जताई। जसवंत नगर सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए पार्टी के संरक्षक और अपने भाई मुलायम सिंह यादव से इसकी शिकायत की। लगातार अखिलेश और शिवपाल के बीच आ रही खबरों पर लखनऊ की सियासत तब और गर्मा गई जब शिवपाल ने मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात कर ली और अब ट्विटर पर बीजेपी के बड़े नेताओं को फॉलो करने के बाद से शिवपाल के बीजेपी में जाने की चर्चाएं सियासी गलियारों में गर्मी बढ़ा चुकी हैं। तो शिवपाल के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज है। शिवपाल ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और दिनेश शर्मा बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो कि डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, उनके पर्सनल ट्विटर अकाउंट को फॉलो किया है। और इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए दिल्ली से पवन गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और सैफई से दिनेश शाक्य। सबसे पहले रुख पवन गौड़ का करते हैं। पवन, ये बताइएगा, पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात, लगातार अखिलेश यादव और सपा पर उपेक्षा का आरोप और अब ट्विटर हैंडल भी फॉलो कर लिया शिवपाल यादव का। शिवपाल यादव ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और दिनेश शर्मा का। तो आखिर किस तरह ये बात और पुख्ता होती जा रही है कि शिवपाल बीजेपी के नजदीक आ रहे हैं या वो ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, बीजेपी सूत्रों के हवाले से यही लगातार खबर है कि शिवपाल यादव लगातार बीजेपी नेतृत्व के संपर्क में हैं और जब सही समय आएगा तो वो सही कदम उठाएंगे। इसके लेकर दोनों ही लोग, चाहे बीजेपी नेतृत्व हो, वो भी अपना एनालिसिस कर रहा है कि शिवपाल यादव के बीजेपी में शामिल होकर काम करने से कितना फायदा होगा या बाहर रहकर काम करने से कितना फायदा होगा। ये बीजेपी नेतृत्व अपना एनालिसिस कर रहा है। इसके साथ साथ शिवपाल यादव भी अपना एनालिसिस कर रहे हैं कि वो बीजेपी नेतृत्व में, बीजेपी में अंदर घुस के वो काम करने में कितना उनके लिए फायदेमंद रहने वाला है या बाहर से समर्थन देने में उनके लिए कितना फायदा रहने वाला है। तो ये दोनों ही लोग अपना अपना एनालिसिस कर रहे हैं और जब एक सही समय आएगा तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से एक कंसेंसस बना के ये एक फैसला लिया जाएगा शिवपाल यादव को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराना है या नहीं कराना है। ये तो रही एक बात। दूसरी बात है तल्खियों की। तो तल्खियां जो है ना, वो कभी खत्म ही नहीं हुई थी। 2017 से जो शुरुआत हुई थी दोनों ही लोगों में, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में तल्खियां जो बढ़ी थी, दूरियां जो बढ़ी थी, वो कभी खत्म ही नहीं हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल। और अब खुल के उनका जिक्र होने लगा है। आप हमारे साथ बने रहिए पवन गौड़। दिनेश शाक्य के पास भी हम जाएंगे, लेकिन इस बीच प्रसपा प्रवक्ता दीपक मिश्रा फोन लाइन पर है। दीपक जी, एक के बाद एक आप लोग संकेत और संदेश दे रहे हैं और अब तो ट्विटर अकाउंट भी फॉलो कर लिए शिवपाल यादव ने। तो अब अगला कदम क्या होने जा रहा है? उस पर खुलकर कुछ कहेंगे या अब भी केवल इसको दांव समझा जाए कि ये दरअसल आप सपा को मोहलत दे रहे हैं, बार बार एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं और ये संदेश देते हैं कि देख लो हम इस दिशा में जा चुके हैं या एक कदम और बढ़ा चुके हैं? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी के ट्विटर को फॉलो करना मुझे लगता है कि भारतीय गणराज्य के नागरिक के रूप में एक सहज प्रक्रिया है। तो ये और सहज योगी जी के ट्विटर को फॉलो करना या योगी जी से मिलना पहले क्यों नहीं हुई? अब अचानक इसकी टाइमिंग को लेकर दीपक जी सवाल तो पूछे जाएंगे ना। अरे 9 संवत्सर है, नए पट खुलेंगे, नई बातें आएंगे, नए विमर्श होंगे, नई दिशाएं हैं, नया दशा है, नई गति है, बहुत कुछ नया हो सकता है। जाहिर सी बात है। तो 9 संवत्सर पे नए संकेत तो होने ही है। राजनीति में संभावनाओं के पट कभी बंद नहीं होते। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, योगी जी ने 23 मार्च को जब लोहिया जी की जयंती थी तो पहले ऐसे बड़े नेता थे, यहां तक कि शिवपाल जी से भी पहले, जिन्होंने डॉक्टर लोहिया को श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे आपके ट्विटर पर ही। और प्रधानमंत्री जी ने तो लॉर्ड लिटिल गो को जो लोहिया जी ने 1946 में पत्र लिखा था, उस पत्र को सार्वजनिक किया और आग्रह किया कि यह पत्र देश के नागरिक पढ़ें। अब यह सवाल पूछना कि 1946 में लिखा गया लोहिया जी द्वारा लॉर्ड लिटिल गो को पत्र अब क्यों किए, तो
माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए, तो ऋतु आई, 9 संवत्सर आया, नए विहान खुले, नई बातें लाया, नई संभावनाएं लाया, नई ऊर्जा लाया। तो क्या नया होने जा रहा है दीपक मिश्रा जी, अब भी खुलकर बताएंगे आप? जो भी नया होगा राष्ट्रीयता और समाजवाद के अध्याय को सशक्त करेगा, देश में लोकतंत्र को मजबूत करेगा। और एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं कि शिवपाल सिंह जी कोई भी कदम उठाएंगे वह हमारे प्रदेश की सम्मानित जनता और हमारे कार्यकर्ताओं के मनोभाव के अनुरूप होगा। हमारा एक वादा था। आप समाजवाद और राष्ट्रवाद दोनों को मिला करके एक नई ऊर्जा की बात कह रहे हैं, एक इसके पीछे भी एक नया संकेत आप दे रहे हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है, जानकारी ये भी कह रहे हैं कि ये इस तरह का कदम यदि आप उठाते हैं, दीपक जी, इस तरह का कदम यदि आप उठाते हैं तो क्या ये वाकई राष्ट्रवाद समाजवाद की समावेशी भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, या ये घाव का कोई दांव है चोट पहुंचाने के लिए? नहीं, कोई ऐसा दांव नहीं है। हमने कभी भी तराजू लेकर राजनीति नहीं की, हमने सूदो जिया सियासत में देखा ही नहीं। हमने अखिलेश जी को समर्थन दे दिया तो दे दिया, अपने लोगों को मनाया, एक टिकट मिला फिर भी हम रूठे नहीं, नाराज नहीं हुए और पूरी प्रतिबद्धता के साथ चुनाव मैदान में अखिलेश जी का साथ दिए, जिसका परिणाम रहा कि वह करहल से 60,000 से जीते व्यक्तिगत रूप में और 111 सीटों तक पहुंचे। यदि ठीक से शिवपाल जी का, हम सभी का, असली समाजवादियों का, प्रगतिशील समाजवादियों का साथ लिए होते तो ये 111 की बजाय यह संख्या 211, 212 भी हो सकती थी। नहीं लिए, ये उनकी अपनी सोच, अपनी अपनी कारप्रणाली। हम फिर भी कह रहे हैं राष्ट्रीयता और समाजवाद एक दूसरे के पूरक भारत में रहे हैं। आचार्य नरेंद्र देव की पुस्तक का शीर्षक ही राष्ट्रीयता और समाजवाद है। चलिए ठीक है, राष्ट्रवाद और समाजवाद भारत के पूरक रहे हैं, आप इशारों में ही सही, लेकिन काफी कुछ, दो शब्दों को तो, दो विचारधाराओं को तो आपने मिला दिया, लेकिन क्या दिल मिलेंगे, क्या राहें मिलेंगी, क्या पार्टियां भी मिलेंगी, इस पर अब सवाल और प्रबलता से सामने आने लगे हैं। हमारे साथ दिनेश शाक्य भी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी सैफई से। दिनेश, सैफई वही जगह है जहां से यादव कुनबे की जड़ें शुरू होती हैं, लेकिन अब एक एक करके विचारधाराओं में भिन्नता, आपसी तालमेल, समझ में भिन्नता, और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे राहें भी जुदा हो रही हैं। बिल्कुल, खास करके 26 मार्च के बाद में इस तरीके की बातें शिवपाल सिंह यादव के समर्थक लगातार बोलते चले जा रहे हैं, कहते चले जा रहे हैं, चर्चाओं के केंद्र में रखे हुए हैं कि शिवपाल सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति सामने आकर के इस बात को कहने के लिए तैयार नहीं है, ऑन कैमरा बोलने के लिए तैयार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में शिवपाल सिंह यादव जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की जानकारियां हमारे पास में पहुंच रही हैं कि शिवपाल सिंह यादव ने इटावा में आने के बाद में अपने तमाम समर्थकों के बीच में यहां बातचीत की है, कई दौर की बातचीत हुई है। सभी लोगों ने शिवपाल सिंह यादव से निर्णय लेने के लिए कहा है। किस तरीके का निर्णय लेने के लिए कहा है, ये बात तो अंदर खाने में हुई है, लेकिन जब वो बातें बाहर निकल करके आई हैं तो ये कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका रुख होता हुआ दिख रहा है। लेकिन शिवपाल सिंह यादव अभी अपने पत्ते कहीं पर भी नहीं खोल रहे हैं। पिछली बातें अगर की जाएं तो जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव पूर्व लगातार शिवपाल सिंह यादव की बेहिसाब तारीफ करते रहे हैं, ऐसा ही स्वतंत्र देव सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी तारीफ की है शिवपाल सिंह यादव की। शिवपाल सिंह यादव को समाजवादी पार्टी का सशक्त प्रतिभागी बताया है और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की उन्होंने जड़ें मजबूत की है। तो इस तरीके की बातें अभी कही जा रही हैं। अब इंतजार दिनेश, जो घटनाक्रम या जो बातें या बयान सामने आ रहे हैं वो प्रसपा यानी शिवपाल यादव और भाजपा की नजदीकियों को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, खुलकर कोई कुछ नहीं कह रहा है। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, दीपक मिश्रा जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस बड़ी खबर पर नजर जुड़ी रहेगी, इससे जुड़े हुए डेवलपमेंट्स आगे भी आप तक पहुंचाएंगे। पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, पुलिस ने इस मामले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी आनंद चौहान इस पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड है, जो कि भीमपुरा के महाराज जी देवी इंटर कॉलेज का मैनेजर बताया जा रहा है। पुलिस के माने तो आरोपी आनंद चौहान ने टेम्पर प्रूफ पैकिंग खोलकर पेपर निकाला था। छात्रों को पास कराने का ठेका लेने का भी उस पर आरोप है। पुलिस ने पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड आनंद चौहान समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें भीमपुरा के महाराज जी देवी इंटर कॉलेज के मैनेजर भी शामिल हैं। आनंद चौहान और प्रिंसिपल मनीष चौहान भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। तो न्यूज़ 18
ये बड़ी खबर आपको दे रहा है। पेपर लीक केस में ये बड़ा खुलासा हुआ है। देवी इंटर कॉलेज का मैनेजर आनंद चौहान और प्रिंसिपल मनीष चौहान, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि आनंद चौहान ने टेम्पर प्रूफ पैकिंग को खोलकर पेपर निकाला था और यहीं से पेपर लीक आउट किया गया। वो स्टूडेंट्स को पास कराने का ठेका भी लिया करता था। अब तक इस मामले में कुल 34 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। और अब एक बड़ी खबर फतेहपुर से। यहां के ललौली थाना क्षेत्र से लव जिहाद का मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक हसन मोहम्मद पर आरोप है कि वो शादीशुदा महिला को बहला फुसलाकर गाजियाबाद ले आया और एक मस्जिद में महिला के जबरन धर्मांतरण उसका कराकर उससे निकाह कर लिया। फतेहपुर एसपी का कहना है कि महिला के पति की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ धर्मांतरण का केस दर्ज कर लिया गया है। मुख्य आरोपी को जेल भेजने के बाद अब धर्मांतरण कराने वाले गाजियाबाद के मौलाना की भी तलाश की जा रही है। सुमित्रा को रुखसाना बनाकर उससे निकाह पढ़ा लिया, गाजियाबाद ले आया एक शादीशुदा महिला को और उसके पति की तहरीर पर यह गिरफ्तारी की गई है। फतेहपुर के ललौली थाना क्षेत्र की घटना है। फतेहपुर के ललौली थाना क्षेत्र का रहने वाला एक व्यक्ति अपने पड़ोसी शादीशुदा युवती को भला फुसलाकर दिल्ली ले गया, वहां निकाह कर लिया और धर्म परिवर्तन करने के बाद रहने लगा। पुलिस तलाशते हुए वहां पहुंची और दोनों को जब यहाँ पे ले आई तो पता चला कि इसने धर्म परिवर्तन करके शादी किया है और धर्म परिवर्तन की धाराओं का मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों को जेल भेजा गया है। उधर सिद्धार्थनगर में सीएम योगी ने संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जापानी इंसेफ्लाइटिस यानी कि मस्तिष्क ज्वर इस क्षेत्र में अभिशाप बन चुका था। 1977 के बाद इस क्षेत्र में हर साल 1,500 से 2,000 लोग इस बीमारी की चपेट में आते थे, लेकिन 2017 के बाद प्रदेश सरकार ने पीएम मोदी के नेतृत्व में इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ अभियान चलाया और इस मिशन में हेल्थ वर्कर्स ने अहम भूमिका निभाई। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 40 साल के दौरान जो नहीं हुआ वो हमने पिछले 5 साल में कर दिखाया। इस क्षेत्र में जापानी इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। इस क्षेत्र का एक अभिशाप बन चुका था, यानी मस्तिष्क ज्वर इस क्षेत्र का एक अभिशाप बन चुका था। आपने देखा होगा 1977 से लेकर के 2017 तक अनवरत मौत का एक लंबा सिलसिला चलता रहा। इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1,500, 2,000, 3,000 मौतें हर वर्ष होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने जब इसके खिलाफ कमर कसी और अंतर विभागीय समन्वय, स्वच्छ भारत मिशन, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के साथ साथ आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, हेल्थ वर्कर, यूनिसेफ, WHO, पाक जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर के जब हम लोगों ने इस अभियान को और आगे बढ़ाने का कार्य किया तो 40 वर्षों में जो लोग केवल आश्वासन देते थे, जो लोग कुछ नहीं कर पाए, हमने मात्र 4 से 5 साल के अंदर इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त करने का कार्य करने में आप सबके सहयोग से आज सफलता प्राप्त की है। वहीं बुलंदशहर में आयोजित पंजाबी काका नाइट में हंगामा होने के बाद पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया। क्षमता से ज्यादा भीड़ होने की वजह से लोगों में धक्का मुक्की हुई और उसके बाद जमकर हंगामा हुआ। पंजाबी सिंगर काका की लाइव परफॉर्मेंस देखने के लिए लोग पेड़ पर चढ़ गए। जिला प्रशासन ने कृषि, औद्योगिक और सांस्कृतिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जिसमें पंजाबी सिंगर का कार्यक्रम चल रहा था। तो पंजाबी सिंगर के कार्यक्रम में जबरदस्त हंगामा हुआ। सिंगर का लाइव शो यहां पर होना था और उस हंगामे को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। नुमाइश ग्राउंड की यह घटना है। ज्यादा भीड़ होने के कारण वहां पर धक्का मुक्की शुरू हुई, उसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया, उसको तितर बितर करने के लिए और स्थिति को संभालने के लिए। वहीं
चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आज मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जा रही है। सुबह से ही देश भर के दुर्गा मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भक्त मां दुर्गा के दर्शन और पूजन के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हुए दिख रहे हैं। मिर्जापुर में देवी विंध्यवासिनी का प्राचीन मंदिर है जो मां की 52 शक्तिपीठों में से एक है। यहां भी सुबह से भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। प्रयागराज के अलोप शंकरी मंदिर, बलरामपुर के देवी पाटन मंदिर जहां सीएम योगी ने भी शक्ति की आराधना की है, सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। सहारनपुर के शाकुंभरी देवी मंदिर, कानपुर के तपेश्वरी देवी मंदिर, वाराणसी के प्राचीन दुर्गाकुंड मंदिर, इसके अलावा झांसी के पंचकुइया मंदिर में भक्त दर्शन पूजन के लिए लंबी लाइन में लगे हैं। रामनगरी अयोध्या के देवकाली मंदिर, लखनऊ के चंद्रिका देवी मंदिर और चित्रकूट में मराठा कालीन देवी मंदिर में भी भारी भीड़ आज के दिन देखी जा रही है। तो ये 10 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां शक्तिपीठ से लेकर सिद्ध देवी पीठ की ये तस्वीरें हैं। भक्ति से लबरेज किस तरह आज दुर्गा आराधना में लीन भक्त जो हैं वो सुबह से ही कतारें लगाकर देवी की पूजा करने के लिए मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उधर सीएम योगी ने आज नवरात्र के पहले दिन बलरामपुर के देवी पाटन मंदिर में शक्ति की आराधना की है। सीएम ने मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना के साथ ही मां से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है। मां भगवती की पूजा के बाद सीएम योगी गौशाला पहुंचे और गौ वंशों को चारा खिलाया। उसके बाद सीएम योगी सिद्धार्थ नगर के लिए रवाना हो गए। तो सीएम योगी भी शक्ति आराधना के लिए बलरामपुर के देवी पाटन मंदिर गए। तो देवी पाटन मंदिर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना की। बलरामपुर का देवी पाटन मंदिर जो कि शक्तिपीठ है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। देवी पाटन मंदिर मुख्यमंत्री पहुंचे, यहां पर उन्होंने पाटेश्वरी देवी की पूजा अर्चना की और उसके बाद गौ सेवा भी की। बलरामपुर के देवी पाटन मंदिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर जाते रहते हैं। यहां के कामकाज और मंदिर प्रांगण में जो विकास कार्य हुए हैं उसका भी बड़ा श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही जाता है। उन्हीं की देखरेख में वहां पर विकास का कार्य हुआ है। और आज नवरात्र के पहले दिन देवी पाटन मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की मुख्यमंत्री ने। आदिशक्ति मां भगवती दुर्गा शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। आप अनुमान कर सकते हैं कि जब देवी स्वयं शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है तो उनका अनुष्ठान, उनका पूजन ऊर्जा प्राप्त करने का भी एक आध्यात्मिक आयोजन है। और इसीलिए नवरात्रि का विशेष आयोजन हम सब के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने का भी एक माध्यम होता है। उधर चैत्र नवरात्रि के पहले दिन जम्मू के कटरा स्थित वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगी रही। भक्तों ने कतारों में जाकर देवी के दर्शन किए। और ये देखिए, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे वैष्णो देवी मंदिर। उन्होंने दर्शन किए देवी के। परिवार समेत जेपी नड्डा वैष्णो देवी पहुंचे और उन्होंने दर्शन किए। भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।